नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच जिस तरह से तनातनी चल रही है और उस बीच में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने एक बार फिर से हमारे देश के उपराष्ट्रपति के बयान के ऊपर बयान दिया है और यह कह दिया कि हमारा जो है ध्रुव तारा यानी हम जिससे मार्गदर्शन ले रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यह जता दिया कि सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे केंद्र सरकार को चुनौती दे रहा है और वो पूरा टकराने के मूड में है। अब ये किसके कहने से या कोई नैरेटिव चलाने के लिए किया जा रहा है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सरकार को सीधे सीधे चुनौती, देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को चुनौती, ये दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मानने को कतई तैयार नहीं है कि वो एक एम्प्लॉई है और सरकार की जो एक चुनी हुई प्रक्रिया है, जो जनता उनको चुनती है, वो जनता इस देश की सर्वोपरि है कि देश का सुप्रीम कोर्ट मानने को कतई तैयार नहीं है। इस पर मुझे महाभारत का एक किस्सा याद आ रहा है। महाभारत आपको सबको पता ही होगा कि महाभारत में पांडवों के खिलाफ जिस तरह का षड्यंत्र और साजिश की गई थी, उनको जो इंद्रप्रस्थ है उसका शासन नहीं करने दिया जा रहा था और कृष्ण जी ने जब बीच में बीच बचाव की बात की तो मामला यहां तक आ गया कि केवल पांडवों ने, एक भाई ने एक गांव अपने लिए मांगते हुए यह कह दिया कि चलो भाई, हमें इस धरती पे आए हैं तो हमारा भी यहां हक है, लेकिन केवल हमें अगर आप 5 गांव दे देंगे अपना गुजर बसर करने के लिए तो भी हम संतोष करने के लिए तैयार हैं। आपने सबने देखा है तो फिर पांडव के बजाय कौरव सामने अड़ गए और उन्होंने ये तक कह दिया कि 5 गांव नहीं, सुई की नोक के बराबर भी हम आपको जगह नहीं देंगे। और ये जो कौरवों की जिद थी, इस जिद ने वो युद्ध किया, हक तो था, लेकिन आप 5 गांव तक नहीं देंगे और ऐसो उन पांडवों को नहीं देंगे जो भी राजसी वो बालक थे। ऐसा नहीं है कि वो राजसी परिवार से नहीं थे, उसी कुल से थे, लेकिन उस जिद ने युद्ध कराया और युद्ध का परिणाम फिर क्या हुआ हम सबने देखा। ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं, हमारा जो इतिहास है, वो हमारे पूर्वजों ने इसलिए किताबों में लिख दिया था ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे शिक्षा ग्रहण करें और ये समझें कि भाई हमेशा जिद और अड़ने की स्थिति ठीक नहीं होती, वो विध्वंसकारी होती है। लेकिन लग रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में तनातनी चल रही है, ये केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की जिद्दोजहद ये कहीं ना कहीं एक विध्वंस का कारण ना बन जाए। शायद कुछ लोगों की यह मंशा है कि इस पर युद्ध हो, यानी वाक विवाद हो, वाद विवाद हो, तो मोदी सरकार को घेरने के लिए 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें कुछ लोगों को मुद्दा मिले। क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि आप इस समय कल्पना करिए, अभी चुनाव होने में लगभग 1.5 साल के करीब है लोकसभा का। आज के समय में देश के विपक्ष के पास मोदी के खिलाफ क्या पॉइंट हैं, क्या बोलेंगे? मंच यदि सज गया है, आप सोचिए वो क्या बोलेंगे। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, ये 2 मुद्दे बोलते हैं। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर यदि आप देखेंगे दुनिया के परिदृश्य में तो आपको दिखाई देगा कि भारत में युवाओं की स्थिति, नौकरियों की स्थिति और महंगाई की स्थिति बहुत ही हद तक कंट्रोल में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह से कोरोना में दुनिया के कई देश पूरा धड़ाम से नीचे गिरी थी अर्थव्यवस्था, भारत फिर भी संभला हुआ है। हमारा देश के पड़ोस में पाकिस्तान है और हमारे ही साथ आजाद हुआ है। उसकी हालत देख लीजिए कि आटे के लिए लोग तरस रहे हैं। तो देश में रोजगार की अगर बात करें, मोदी सरकार 2014 के बाद से जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए युवाओं को अपना खुद का रोजगार चलाने के लिए मदद कर रही है, वो अपने आप में एक आंकड़ा है कि यदि यहां आप देखिए कि 100 यूनिकॉर्न देश के अंदर खड़े हुए हैं तो उसमें युवाओं को नौकरी तो मिली ही होगी, तभी वो कंपनियां खड़ी हैं। तो ये दोनों मुद्दों के अलावा विपक्ष पे कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए आए दिन एक टूल किट तैयार की जाती है ताकि मोदी को घेरने के लिए कोई विषय हो। मुझे जो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की इस समय जिद दिखा रहा है, जिस तरह से हठधर्मिता दिखा रहा है,
जिस तरह से वो अपना रवैया जता रहा है कि देश के उपराष्ट्रपति ने कोई बयान दिया, जरूरी नहीं था कि उस पर पलटकर वार ही किया जाए, लेकिन सीजेआई शायद अपने आप को यह समझ रहे हैं कि वो देश के उपराष्ट्रपति से भी ऊपर हैं, वो देश के राष्ट्रपति से भी ऊपर हैं। उनको लगता है कि देश की जो चुनी हुई सरकार है ये तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, हम आदेश देंगे, हम संविधान में संशोधन करें तो करें, सरकार यदि कोई संशोधन करेगी तो हम नहीं करने देंगे। ये जो अड़बंदी है ये मोदी को मजबूर कर रही है कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए। और ये जो न्यायपालिका है इसको पूरा देश देख रहा है, देश के लोगों की भावना ये सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ रही है। ये जो जज हैं ये मीडिया और सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चल रही खबरों को देखते हैं, उसको कंट्रोल करने की बात करते हैं, लेकिन इनको यह नहीं पता कि देश के करोड़ों लोगों की भावना क्या है। अगर ये समझें तो इनको समझ में आएगा कि आज जो मोदी सरकार कर रही है कि आपको जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम नहीं, उन्होंने जो एनजेएसी का गठन किया था जनता की भावना की वजह से किया था, क्योंकि जनता की भावना है कि जजों की नियुक्ति में वंशवाद नहीं चलना चाहिए, परिवारवाद नहीं चलना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जनता का प्रतिनिधित्व भी उसमें होना चाहिए। और पारदर्शिता से जनता जानना चाहती है कि यदि आपने किसी को जज बनाया तो क्राइटेरिया क्या था, क्या उसके अंदर गुण थे कि वो अभी तक वकालत करता था और आपने कई हजार वकीलों में से किसी एक को चुना जज बनाने के लिए, तो भाई ऐसी क्या विशेषता थी जरा हमें भी बता दो, देश जानना चाहता है। और ये सारी अड़बंदी में हमने देखा है कि ये जो चुनाव कर रहे हैं उसमें एक नाम सौरभ कृपाल का है। कौन है सौरभ कृपाल? पूरी दुनिया जानती है कि वो एक गे है, यहां तक भी ठीक है। तो क्या आपकी गे अगर पसंद है तो इसको भी बताएं कि वो गे वाला मामला छोड़ दीजिए, लेकिन सारे दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों में सौरभ कृपाल ही क्यों? क्योंकि उनके पिता जज थे इसलिए, या उनके अंदर कुछ काबिलियत और है? तो आपको बता दूं कि केंद्र कह रही है कि हमारे पास आईबी की रिपोर्ट है कि आईबी की रिपोर्ट के आधार पर उनका जो पार्टनर है वो विदेशी है और वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ये अगर आज दिल्ली हाई कोर्ट के जज बना दिए जाते हैं, कल को ये सुप्रीम कोर्ट के जज या सीजेआई भी बन सकते हैं। तब कोई देश विरोधी मामला लेकर आएगा, क्या ये उस पर निर्णय ठीक कर पाएंगे? क्योंकि जो जजों का मामला है वो बहुत ही संवेदनशील है, उसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तिगत चरित्र क्या है, व्यक्ति का राष्ट्रीय चरित्र क्या है। और अगर इसको दरकिनार रखना ही है तो फिर तो आम पुलिस वाला, थाने में एक सिपाही नौकरी लगती है तो भी उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है कि भाई कहीं कोई इसके ऊपर केस तो दर्ज नहीं है। सरकारी नौकरी जितनी है उसमें सब एक रिपोर्ट जाती है इंटेलिजेंस विभाग की, लेकिन जब मामला जज से जुड़ा हुआ हो और वो भी ऐसा मामला कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी किसी दिन बनेगा, तो इस मामले में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन देश के इस कॉलेजियम सिस्टम को, या यूं कहें सुप्रीम कोर्ट को, इससे शायद कुछ लेना देना नहीं है। अड़े हुए हैं, बार बार उस नाम को भेज रहे हैं, बार बार उस नाम को भेज रहे हैं। और हद देखिए, एक तरफ कोई आरटीआई लगाए और इनसे पूछे कि आप बताइए कॉलेजियम सिस्टम क्या है, आपने जो जजों की नियुक्तियां की इसमें क्या क्राइटेरिया है, तो यही सुप्रीम कोर्ट ये कहकर उसको याचिका को रद्द कर देता है कि भाई ये आरटीआई से नहीं आता है, ये पीआईएल के दायरे में नहीं आता है, ये गुप्त है, हम कतई नहीं बताएंगे देश को कि हमने जज क्यों चुने और क्या क्या मामला था। लेकिन यही कॉलेजियम जब सरकार फाइलें वापस करती है, और आपको बता दूं जैसा मैंने महाभारत का किस्सा बताया, मोदी सरकार ने बीच का रास्ता चुनने के लिए सरकार थोड़ी झुकी और उन्होंने कहा कि भाई आप कॉलेजियम पर अड़े हैं, हम कॉलेजियम को सिस्टम को खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन इतना हमारी बात मान लो कि हम जो ये एनजेएसी बना रहे थे, समिति जजों की नियुक्ति के लिए सरकार ने बनाई थी, आपने उस पर रोक लगा दी। हम उसमें दो समाज के आम व्यक्तियों को शामिल करने की बात कह रहे थे, बाकी तो सब जज ही थे। तो भाई एक आदमी हमारा शामिल कर लो, यहां तक बात आई।
मतलब समझिए कि कानून मंत्री भी उस जो बनाई थी कमेटी जो बनाई थी, वो एनजेएसी में कानून मंत्री भी एक सदस्य था, 2 आम नागरिक थे, एक सीजेआई और 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, ये उसमें सदस्य होते। लेकिन सरकार झुकी और सरकार ने केवल ये एक राय भेजी फाइलें वापस लौटाते हुए कि भाई इस टीम में, कोलिजियम में हमारा एक आदमी शामिल कर लो। ये ठीक ऐसे था जैसे महाभारत में कौरवों के सामने पांडवों ने केवल यह शर्त रख दी थी कि भैया 5 गांव दे दो, इतने में भी गुजारा चला लेंगे। लेकिन कौरव अड़े रहे तो अगला कदम फिर क्या हो सकता है कि आप सुई की नोक के बराबर भी, यानी पैर रखने तक की भी जगह ना दोगे, तो फिर तो भाई ठीक है, आ जाओ खुलकर। मुझे लगता है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरह के काम कर रहा है, ये सीधा सरकार को चुनौती है कि मोदी जी आप में दम है तो आइए हमसे युद्ध करिए। ये प्रेरित कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी का एक बयान बताता हूं जिसपे जो है यह विवाद सारा अभी दोबारा खड़ा हुआ है। जगदीप धनखड़ जी ने इस कोलिजियम को लेकर के एक बयान दिया था और उन्होंने कहा, राजस्थान के अंदर उन्होंने कहा था, केशवानंद भारती के फैसले ने एक बुरी मिसाल कायम की थी कि अगर कोई प्राधिकरण संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सवाल उठाता है तो हमें यह कहना मुश्किल होगा कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। यह उन्होंने इसलिए सवाल उठाया था कि केशवानंद भारती के केस में जो 13 जजों की खंडपीठ थी, उसमें 7-6 से एक फैसला आया था कि संविधान की मूल भावनाओं को नहीं बदला जा सकता, आप ऊपर की चीजों को बदल सकते हैं। इस पर जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो संविधान बना भी सकता है, बनाया भी संसद ने है, संविधान भी में संशोधन भी संसद कर सकती है, और इसीलिए उन्होंने कहा था संसद सर्वोपरि है। लेकिन अभी इस पर मुंबई के कार्यक्रम में हमारे देश के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस वो एक बयान देते हैं और वो क्या कह रहे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत ध्रुव तारे की तरह संविधान की व्याख्या और उसके अमल में हमारा मार्गदर्शन करता है। 13 जजों की बेंच 7-6 के बहुमत ने सिद्ध कर दिया था। यानी सीजेआई जगदीप धनखड़ जी के बयान पर भी टिप्पणी करते हुए ये कह रहे हैं कि हम तो ध्रुव तारा जैसे होता है ना अटल, उसकी तरह अटल हैं केशवानंद भारती के फैसले पर जो कि 1973 में था। अब समझ रहे हैं, सीजेआई ने साफ कर दिया भाई हम तो इस पे अड़ेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो सबसे ऊपर है, और हम सरकार में भी जो चाहेंगे वो करा सकते हैं। आप बनाइए कानून, हम रोक लगा सकते हैं। एनजेएसी पे लगा दिया रोक, हमारी मर्जी, हमें पसंद नहीं आया, हम नहीं मानते, हम जो करें वही सही, तुम जो करो वो हमारी मर्जी के, हम उसे सही करें या गलत पहले हम देखेंगे। ये जो चीजें हैं, अब आप समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नौकरशाह को भी कई बार ऐसा केस होता है कि मतलब पीआईएल मिलीभगत से डलती हैं, उनकी मर्जी है, किसी पीआईएल को सुनेंगे, किसी को नहीं सुनेंगे, उनकी मर्जी है, किसी पीआईएल में 2 साल 1 साल के बाद की डेट लगेगी, किसी में तत्काल सुनवाई होगी, उनकी मर्जी है कि किसी तो केस में स्वतः संज्ञान ले लेंगे। 1990 के कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर सुनवाई को कह देते हैं कि यह सुनवाई योग्य नहीं है, अभी रहने दो, बाद में देखेंगे। और अगर हाथरस में उत्तर प्रदेश में भाजपा शासित सरकार है, वहां कोई दुर्घटना घटना या अपराध हो जाता है, स्वतः संज्ञान ले लेंगे। अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी आएगी, रात को 12 बजे उठ जाएंगे, आतंकवादी को फांसी नहीं होनी चाहिए, पहले इसकी रक्षा करो, बताओ भाई क्या है तुम्हारा केस। और इनकी मर्जी नहीं आएगी तो सालों साल पब्लिक चक्कर काटेगी। ये हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह पाते हैं भाई, बंगला है, गाड़ी है, सिक्योरिटी है, आम जनता के पैसे से है। लेकिन आम जनता तो ऐसा हो गई है कि जैसे कुछ है ही नहीं। और इसीलिए आपको बता दूं, किरण रिजिजू जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान आया, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये जिस तरह की बातें हो रही हैं, वो कहते हैं कि संविधान में पूरा एक चैप्टर है, वो एक जज हैं, पूर्व जज, उनका बयान
किरण रिजिजू ने एक कोट किया। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि देश के ज्यादातर लोग, यही एक समझदार राय है उनकी, कि उन्हें भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए। जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्वयं शासन करती है, चुने हुए प्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, किरण रिजिजू जी कह रहे हैं। और ये उन्होंने कोट करते हुए कहा क्योंकि एक चैनल पर जो हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस RS सोडी उन्हों का बयान आया और उन्होंने बोला खुद ही न्यायाधीशों की नियुक्ति अगर न्यायाधीश करेंगे, इसमें सरकार की कोई भूमिका अगर नहीं होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से संविधान को हाईजैक कर रखा है। उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया, जो कि पूर्व जस्टिस हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से संविधान को हाईजैक किया हुआ है कि हम जजों की नियुक्ति करेंगे और सरकार इसमें कोई दखल नहीं देगी। वो कहते हैं जस्टिस सोडी, वो ये कह रहे हैं कि संविधान में बाकायदा ये लिखा गया कि जजों की नियुक्ति किस प्रकार होगी। और ताज्जुब की बात यह है कि 1993 तक इसी प्रकार होती रही, जैसा बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान में लिखा गया है। लेकिन 1993 के बाद इसको बदल दिया गया। क्यों बदला? तब मूल भावना को नहीं बदला। सवाल यही है। कुल मिलाकर के जो दिखाई दे रहा है वो साफ साफ बिल्कुल यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जिद पर अड़ा है कि उनको जिनके नाम तय कर दिए हैं, उनमें 3 तो ऐसे हैं जो जजों के ही कहीं ना कहीं फैमिली और बच्चे हैं, जिसमें कि सौरभ कृपाल भी हैं। उन्होंने एक और नियम तोड़ दिया है कि जो सरकार ने ऑब्जेक्शन लगाए थे जजों की फाइल पर, वो अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट पे। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम अंदर की चीज बाहर नहीं बता सकते, नियुक्तियों पर हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, PIL लगाओ तो नहीं बताएंगे, RTI लगाओ तो नहीं बताएंगे। और दूसरी तरफ जब सरकार ने फाइलें वापस लौटा दी तो उन्होंने वेबसाइट पे डाल दिया है सरकार ने क्या क्या ऑब्जेक्शन लगाए हैं। क्यों भाई? गोपनीय चीज आपने आउट कैसे कर दी? मतलब सीधी चुनौती है मोदी सरकार को कि 2024 के पहले, चुनाव के पहले हमें तो कोई मुद्दा बनाना ही है। आप यदि अब कोई कड़ा कदम उठाओगे तो हम ये कहेंगे कि देखिए संविधान बदला जा रहा है, देखिए न्यायपालिका को कुचला जा रहा है। और ये बातें आपने विपक्ष के मुंह से सुनी है। कुल मिलाकर के देश के करोड़ों लोग ये देख रहे हैं कि सबको ये लग रहा है कि ये पहली बार और पहली पोस्ट केवल एक जज की ऐसी है जिसमें जज ही जज को नियुक्त कर रहे हैं। सरकार का कोई रोल नहीं, जनता का कोई रोल नहीं, जनता की कोई भावना नहीं। इसके अलग IPS नियुक्त हो, IAS नियुक्त हो, कितनी बड़ी पोस्ट क्यों ना हो, वहां सरकार नियुक्त करती है। भैया तनख्वाह देते हैं उनको, गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है। तब फिर ये चाहते हैं कि जो ये फैसले करें, चाहे ये किसी गे को भर्ती करें, चाहे किसी और को जज बनाएं, सरकार केवल अनुमति दे दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि संवेदनशील जो क्षेत्र है जिसमें कि जुडिशरी है, उसमें जो इंटेलिजेंस विभाग की रिपोर्ट है उसका भी कोई महत्व नहीं है। तो फिर तो सिपाही की भर्ती, क्लर्क की भर्ती, सरकारी किसी IPS IAS की भर्ती, फिर सब में इंटेलिजेंस रिपोर्ट हटा दो। अगर सरकार इनकी इस जिद के आगे झुकती है तो आपको बता दूं, पूरे देश से यह आवाज उठनी चाहिए कि जब आप जजों की नियुक्ति में अगर सौरभ कृपाल की नियुक्ति IB रिपोर्ट के बावजूद हो जाती है तो पूरी जनता को इस सरकार को कटघरे में खड़ते हुए पूछना चाहिए। मैं एडवांस में पूछ रहा हूं, मोदी जी बताएं, यदि सौरभ कृपाल जी की नियुक्ति कर देते हो आप, IB रिपोर्ट उनके फेवर में नहीं है, तब भी फिर पूरे देश में जो सरकारी नौकरियों में आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगाते हो, पुलिस थाना की रिपोर्ट मंगाते हो, तो एक गरीब आदमी, आम आदमी और निचले पोस्ट के लिए, सिपाही के भर्ती के लिए, आर्मी में सैनिक भर्ती होने के लिए रिपोर्ट लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि अल्टीमेटली एक जज को सब कुछ करने का अधिकार आपने दिया, तो एक सिपाही की इंटेलिजेंस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट क्यों? बड़ा सवाल है और इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। वंदे मातरम।